that electron does not revolve in two-dimensional circular path as told by Bohr's model in its postulates, but actually electron moves in a three-dimensional space around the nucleus. This three-dimensional space in which the probability of finding the electron is maximum, that region is known as orbital. This orbital, students, have different size, shape and orientation. साइज समझ गए, कोई ऑर्बिटल छोटा हो सकता है, कोई ऑर्बिटल बड़ा हो सकता है. शेप मीन्स जैसे आपको पता है थ्री डिमेंशनल स्पेस है, थ्री डिमेंशनल तो स्फीयर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है. इसी तरह ऑर्बिटल की भी शेप्स अलग अलग होती है, ठीक है. और इन ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन भी क्या है बेटा, अलग अलग. जैसे कहीं तो एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइंड है, कोई वाई एक्सिस के, कोई जेड एक्सिस के, लाइक दिस, ठीक है. तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट ओरिएंटेशंस, ठीक है. क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन जो है टू डिमेंशनल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करता, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. But actually electron moves in a three-dimensional space around the nucleus. This three-dimensional space is known as orbital. Different orbitals have different sizes, different shapes and different orientation. Today we will start with the topic quantum numbers. Students, this is a very important topic. Quantum numbers is a set of four numbers which gives complete information about the location of electron in an atom. एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, दैट इज नोन एज क्वांटम. अब बेटा क्वांटम का मतलब क्या होता है, वेरी टाइनी, मीन्स बहुत छोटा जो है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्वांटम. जब भी हम एटम के अंदर की बात करेंगे तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, क्वांटम, क्योंकि एटम ही बहुत छोटे साइज का होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर्स का, और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एटम के अंदर है, ठीक है. तो मतलब बहुत ज्यादा छोटा स्पेस है, तो हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा, क्वांटम. क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर ए सेट ऑफ फोर नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. जैसे आप सपोज कर सकते हैं, अगर हमने इस वर्ल्ड में किसी पर्सन को लोकेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो वी मस्ट नो फोर थिंग्स. जैसे उसकी कंट्री पता होनी चाहिए, ठीक है, उसकी स्टेट पता होनी चाहिए, उसकी सिटी पता होनी चाहिए, उसकी लोकेलिटी और एड्रेस पता होना चाहिए. क्लियर है, मींस कंट्री पता होनी चाहिए, स्टेट पता होनी चाहिए, सिटी पता होना चाहिए, ठीक है, और उसकी जो लोकेलिटी हाउस नंबर है फोर्थ, वो पता होना चाहिए. क्लियर है. बाय दीज फोर थिंग्स वी कैन लोकेट द पर्सन इन दिस वर्ल्ड. सिमिलरली अगर हमने इलेक्ट्रॉन को एटम में लोकेट करना है, वी मस्ट नो फोर नंबर्स. These four numbers are known as quantum numbers. पहला क्वांटम नंबर कौन सा है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल n, ठीक है. प्रिंसिपल यहाँ पर स्पेलिंग है PRINCIPAL. प्रिंसिपल मीन्स हेड ऑफ द क्वांटम नंबर्स. ये क्वांटम नंबर बेटा हेड होता है क्वांटम नंबर्स का, ठीक है. इट इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n. दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द ऑर्बिटल. ये हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल का साइज क्या है, ठीक है, बड़ा है, छोटा है, ठीक है. सेकंड क्वांटम नंबर इज नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर, आल्सो नोन एज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर. दिस क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l, और ये हमें क्या बताता है बेटा, शेप ऑफ द ऑर्बिटल. क्लियर है बेटा. थर्ड है क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. ये हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, मींस एक्स एक्सिस में अलाइंड है, वाई एक्सिस में है, जेड एक्सिस में है, ठीक है. तो दीज थ्री क्वांटम नंबर्स टेल्स अबाउट द साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल. क्लियर है बेटा. अब हमारे पास एक क्वांटम नंबर और है, दैट इज फोर्थ क्वांटम नंबर. इसका नाम होता है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, मीन्स रोटेट कर रहा है. देखो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल के अंदर भी मूव करता है, एंड साइड बाय साइड वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता है, स्पिन करता है. तो स्पिनिंग मोशन बेटा दो तरह के हो सकते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो उसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हम क्या लेते हैं, +1/2.
और उस इलेक्ट्रॉन को हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हम क्या लेते हैं बेटा, -1/2। और उस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे शो करते हैं, बाय पुटिंग डाउनवर्ड एरो। एक डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट करते हैं जो क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है। तो 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से बेटा, N, L, M एंड S। जो पहले 3 क्वांटम नंबर्स हैं, दे टेल्स द साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। एंड 4th क्वांटम नंबर्स टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। क्लियर है। इफ इट स्पिन्स क्लॉकवाइज S is equal to 1/2 and if it spin anti-clockwise S is equal to -1/2। क्लियर है बेटा। अब इन चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेटा फर्स्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर इज हेड ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर्स, दैट इज वाई इट्स स्पेलिंग इज दिस। ठीक है, यहाँ पर PRINCIPLE नहीं आएगा, इसके स्पेलिंग वही होंगे जो स्कूल के प्रिंसिपल के होते हैं। जी मीन्स हेड ऑफ द क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज बेटा हो सकती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स शेल नंबर। ये शेल नंबर रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर n की वैल्यू 1 होगी तो वो कौन सा शेल होगा, K शेल। अगर n की वैल्यू 2 होगी, वो n की वैल्यू अगर 3 होगी तो वो कौन सा शेल होगा, M शेल। n की वैल्यू 4 होगी तो कौन सा शेल होगा, N शेल एंड सो ऑन। n की वैल्यूज हो सकती हैं बेटा फ्रॉम 1 to infinity। क्लियर है। अब आपने बोहर मॉडल में भी पढ़ रखा है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ठीक है। और क्या होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेइंग इन द आउटर ऑर्बिट्स बिकम्स मोर एंड मोर। ठीक है, सेम यहाँ पर है। अगर जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। और जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी ऑर्बिटल का साइज क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। जैसे फर्स्ट शेल के जो ऑर्बिटल हैं वो छोटे साइज के होंगे, सेकंड शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो बड़े साइज के होंगे, थर्ड शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनका साइज और ज्यादा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या है बेटा, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। मींस थर्ड शेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑर्बिटल्स ऑफ फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। क्लियर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा में क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन जो है कौन से शेल में प्रेजेंट है। ठीक है। शेल्स की वैल्यू हो सकती है फ्रॉम 1 to infinity। क्लियर। जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज करेगा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज करेगा, ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा और साथ में ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। शेल का नंबर जितना ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर है। और हम ये कह सकते हैं उस ऑर्बिटल में अगर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर, दैट इज नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। बेटा सेकेंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है बाय स्मॉल l। ये क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है बेटा, इट गिव्स शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की शेप क्या होगी। ठीक है। अब बेटा हमने पिछले क्वांटम नंबर में पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें क्या बताता है, शेल नंबर। ठीक है। अब बेटा शेल के अंदर क्या होते हैं, सबशेल्स। ठीक है। शेल के अंदर क्या होते हैं, सबशेल्स। ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता था हमें, शेल नंबर। और ये जो सेकंड क्वांटम नंबर है सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ये हमें क्या बताएगा कि ये गिवन शेल के अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको बता देता हूं, तुमने 10 तक पढ़ रखा है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में। यहां पर हम पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेल्स के अंदर सबशेल्स होते हैं और सबशेल्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्बिटल्स। शेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सब शेल्स, और सब शेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स। ठीक है। हमने डिफरेंट शेल नंबर पढ़ लिए, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं साइज ऑफ द ऑर्बिटल क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। सेकंड क्वांटम नंबर में हम क्या पढ़ेंगे कि एक गिवन शेल के अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हैं। जैसे पहले शेल में नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं,
क्लियर है, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सेकंड इंफॉर्मेशन हमें क्या देता है, इट टेल्स नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन द मेन शेल, मीन्स जिस शेल की हम बात कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ सबशेल्स इन एनी शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ दी शेल। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे हम पहले शेल की बात कर रहे हैं तो पहले शेल में नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे 1, ठीक है, क्योंकि उसका शेल नंबर कितना है 1। सेकंड शेल के अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे 2, क्योंकि उसका शेल नंबर कितना है 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम फोर्थ शेल की बात करते हैं, फोर्थ शेल के अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे बेटा 4, क्योंकि फोर्थ शेल का शेल नंबर कितना है बेटा 4। किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे, डेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ दी शेल, उस शेल का नंबर क्या है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फॉर फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल के अंदर सबशेल्स कितने होंगे, ओनली 1। सेकंड शेल की शेल वैल्यू कितनी है 2, एन की वैल्यू 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे 2। ठीक है, थर्ड शेल में नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे 3, फोर्थ शेल में नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे 4, फिफ्थ शेल में नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे 5 एंड सो ऑन। क्लियर है बेटा, एक शेल के अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे वो कैसे पता चलेगा, उस शेल का शेल नंबर देख के। जितना शेल नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे उस शेल के अंदर। क्लियर है बेटा, अब ये नंबर ऑफ सबशेल्स कैसे पता लगते हैं हमें, हमने क्या करना होता है, एन की वैल्यू देखनी है। जिस शेल के अंदर हम नंबर ऑफ सबशेल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी एन की वैल्यू देखनी है। ठीक है, अगर एन की वैल्यू मान लो कुछ भी है, 1 है 2 है, तो उसके कोरस्पोंडिंग एल की वैल्यूज क्या होंगी वो हमने नोट डाउन करनी है। ठीक है, एल की वैल्यूज हो सकती हैं फ्रॉम 0 to n-1। अगर तुम कोई भी शेल लेते हो उसकी एन की वैल्यू सपोज करते हैं 2 है, ठीक है, तो उसके लिए एल की वैल्यूज कौन कौन सी होगी, उसका फॉर्मूला है 0 to n-1, और यहाँ पर तुमने एन की वैल्यू क्या ली है बेटा 2 ली है, तो एल की वैल्यूज क्या होंगी 0 to 1, क्योंकि 2 - 1 कितना होता है 1। एल की वैल्यूज होंगी 0 to 1, मतलब एक होगी 0 और एक होगी 1, तो 2 वैल्यूज आई हैं। जितनी वैल्यूज आएंगी उतने ही क्या होंगे सबशेल्स होंगे। ठीक है, एग्जांपल से देखो बेटा और क्लियर होगा आपको। फॉर फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल के लिए बेटा एन की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो एल की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी इस फॉर्मूले में पुट कर दो। एन की वैल्यू क्योंकि 1 है तो 1 - 1 = 0, तो एल की वैल्यू सिर्फ, तो क्योंकि बेटा एल की वैल्यू 0 आई है मीन्स 1 वैल्यू आई है, तो कितने सबशेल्स होंगे 1। क्लियर है, जितनी एल की वैल्यूज आएंगी उतने ही क्या होंगे सबशेल्स होंगे। n = 1 के लिए एल की वैल्यू सिर्फ 1 आती है और वो वैल्यू कितनी है 0, तो 1 वैल्यू मीन्स 1 सबशेल, और उस सबशेल का नाम क्या रखा गया बेटा 1s, क्योंकि वो पहले शेल का सबशेल था तो आगे हमने क्या लगा दिया बेटा 1। ठीक है, अगर हम सेकंड शेल की बात करते हैं, सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो n की वैल्यू 2 पुट करोगे, l की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी 0 और 1। ठीक है, अब 2 वैल्यूज आई हैं, इसका मतलब इस शेल के अंदर 2 सबशेल्स होंगे, और उन सबशेल्स के नाम क्या क्या रखे गए 2s और 2p। 2 क्यों लगाया, क्योंकि ये सेकंड शेल के सबशेल्स थे। क्लियर है, n की वैल्यू अगर 3 होगी तो l की वैल्यूज उसी फॉर्मूले से बनती हैं 0, 1 और 2। 3 वैल्यूज आई हैं तो 3 सबशेल्स होंगे, वो कौन कौन से हैं बेटा 3s, 3p और 3d। अगर n की वैल्यू 4 है तो हमारे पास 4 सबशेल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस केस में l की वैल्यूज कितनी आती हैं 4। क्लियर, तो 4 सबशेल्स कौन कौन से हैं 4s, 4p, 4d और 4f। क्लियर है, एक बार तो बेटा मैंने आपको सिंपली बता दिया, जितना शेल नंबर होगा उतने ही उस शेल के अंदर क्या होंगे नंबर ऑफ सबशेल्स। क्लियर है, अब वो मैंने आपको n और l की वैल्यू कैलकुलेट करके दोबारा बता रहा हूं। अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब पहला शेल है, उसके लिए l की सिर्फ एक वैल्यू आती है। अगर एक वैल्यू आई है तो एक सबशेल होगा, उस सबशेल का नाम क्या रखा गया बेटा 1s। क्लियर है, अगर n की वैल्यू 2 है तो उस केस में 2 वैल्यूज आती हैं तो 2 सबशेल्स होंगे। n की वैल्यू 3 है तो 3 वैल्यूज आती हैं l की, तो 3 सबशेल्स होंगे। अगर n की वैल्यू 4 है तो l की बेटा 4 वैल्यूज आती हैं, तो इसका मतलब 4 सबशेल्स होंगे। क्लियर है, तो अगर सिर्फ एक सबशेल होता है वो भी n = 1 में, उसका नाम क्या रखते हैं बेटा 1s। ठीक है, अगर सेकंड शेल की बात करते हैं उसमें 2 सबशेल्स होंगे, वो होंगे 2s और 2p। क्लियर है, अगर तीसरे शेल की बात करते हैं उसमें 3 सबशेल्स होंगे 3s, 3p और 3d। अगर हम फोर्थ शेल की बात करते हैं उसमें 4 सबशेल्स होंगे, एक होगा 4s, एक होगा 4p और एक होगा 4d, एक होगा बेटा 4f। क्लियर है बेटा, तो सेकेंडरी क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि एक गिवन शेल के अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे, तो उसका मैंने सिंपली आपको फॉर्मूला बता दिया, द नंबर ऑफ सबशेल्स इन ए शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ द शेल।
जितना शेल नंबर होगा उतने ही उस शेल के अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ सबशेल्स। क्लियर है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपने उस शेल की एन की वैल्यू बतानी है, उसको आपने इस फॉर्मूले में रखना है। जितनी एल की वैल्यूज आएंगी उतनी ही नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे उस शेल के अंदर। क्लियर है बेटा, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। क्लियर। तो बेटा अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि पहले शेल के अंदर सिर्फ एक सबशेल होता है, उस सबशेल का नाम होता है एस सबशेल। सेकंड शेल के अंदर दो सबशेल्स होते हैं, एक का नाम होता है एस सबशेल, दूसरे का नाम होता है पी सबशेल। ठीक है। तीसरे शेल के अंदर बेटा तीन सबशेल्स होते हैं, एक का नाम होता है एस सबशेल, एक का होता है पी सबशेल, एक का होता है डी सबशेल। फोर्थ शेल के अंदर बेटा 4 सबशेल्स होते हैं, एक का नाम होता है एस सबशेल, एक का पी सबशेल, एक का डी सबशेल और एक का क्या होता है एफ सबशेल। अब बेटा एस सबशेल तो बेटा चारों में है, पी ये लास्ट के तीनों में है, डी लास्ट के 2 में है। तो बेटा अगर हम यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं लगाएंगे तो कन्फ्यूजन होगी। अगर हम पी सबशेल की बात कर रहे हैं तो वो कौन से शेल का पी सबशेल है, तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए पहले शेल के सबशेल के आगे हम क्या नंबर लगा देते हैं 1। ठीक है। सेकंड शेल के सबशेल्स के आगे हम क्या नंबर लगा देते हैं 2। थर्ड शेल के सबशेल्स के आगे हम क्या नंबर लगा देते हैं 3 और फोर्थ शेल के सबशेल्स के आगे हम क्या नंबर लगा देते हैं 4। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 4p, तो ये 4p जो है फोर्थ शेल का p सबशेल है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं 3s मतलब थर्ड शेल का s सबशेल है। ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1s, तो 1s मतलब फर्स्ट शेल का s सबशेल है। क्लियर है बेटा। अब मैंने आपको क्या बताना है, देखो इसमें एक सबशेल है और l की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है। यहाँ पर 2 सबशेल्स हैं और l की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ 3 सबशेल्स हैं, l की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पर 4 सबशेल्स हैं, l की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो s सबशेल तो यहाँ पर सभी में है। ठीक है। और l की पहली वैल्यू क्या होती है 0, तो मतलब s सबशेल के लिए l की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0। s सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या रहेगी बेटा 0। उसके बाद आता है p। ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो, तो अगर एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0 है तो पी के लिए कितनी होगी बेटा 1। तो इसका मतलब पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या रहती है 1। ठीक है। अब बात करते हैं डी की। इस केस में ये 3 सबशेल्स हैं, एस की वैल्यू होगी 0, पी की कितनी होगी 1, तो डी की कितनी होगी बेटा 2। ठीक है। तो डी सबशेल के लिए बेटा एल की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 2। इसी तरह अगर हम एफ सबशेल लेते हैं, तो उसकी एल की वैल्यू क्या होती है 3। क्लियर है। तो बेटा अभी तक हमने 2 क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं। पहला क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, शेल नंबर, और सेकंड क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन एनी शेल। ठीक है। पहले क्वांटम नंबर में अगर आपको शेल नंबर पता है तो उस शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं वो आप निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला 2n²। जैसे आपने बताना है कि फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो इस फॉर्मूले में, कितना आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम सेकंड शेल की बात करते हैं, n की वैल्यू क्या होगी 2, तो इस शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2 × 2 का स्क्वायर मीन्स 2 × 4 2 × 8 मीन्स 8। सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो किसी भी शेल के अंदर अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपने कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है 2n²। क्लियर है बेटा। किसी भी शेल के अंदर अगर आपने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर दोगे 2n² वेयर n इज शेल नंबर। ठीक है। तो अगर सेकंड क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था कि किसी भी शेल के अंदर अगर हमने नंबर ऑफ सबशेल्स निकालने हैं तो वो किसके इक्वल होता है, शेल नंबर के इक्वल। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन nth शेल इज इक्वल टू n। nth शेल के अंदर सबशेल्स कितने होंगे n। और हमने सेकंड क्वांटम नंबर में यही पढ़ा था, एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2 और एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3। क्लियर है। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि शेल्स के अंदर क्या होते हैं, सबशेल्स के अंदर क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रॉन जो हैं इन ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स हैं, शेल्स के अंदर सबशेल्स हैं और सबशेल्स के अंदर क्या है ऑर्बिटल्स। क्लियर है। इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन लेते हैं। क्लियर है बेटा। अब हम थर्ड क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, डेट इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा कि एक सबशेल के अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी, एक
थर्ड क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा कि एक गिवन सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है सबशेल्स के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स। तो एक गिवन सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे वो कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इट टेल्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबशेल। ठीक है, वो कैसे बताएगा, हमने क्या करना है, उस सबशेल के लिए एल की वैल्यू पता करनी है क्या है। ठीक है, जैसे एस सबशेल है तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो उस कोरस्पोंडिंग एल की वैल्यू के लिए एम की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, वो हमने पता करनी है। ठीक है, हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, एम इज इक्वल टू माइनस L2 प्लस एल। क्लियर है, एम का फॉर्मूला है माइनस L2 प्लस एल। ठीक है, तो एम की जितनी वैल्यूज आएंगी ये वैल्यूज आपको दे देगा, जितनी एम की वैल्यूज आएंगी उतने ही उस सबशेल में क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, द नंबर ऑफ एम वैल्यूज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर है बेटा, एक सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे वो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से बता सकते हैं। हमने क्या करना है, एम की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द फॉर्मूला माइनस L2 प्लस एल। ठीक है, जितनी एम की वैल्यूज आएंगी उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे उस सबशेल के अंदर। जैसे हम बात करते हैं फॉर एस सबशेल, एस सबशेल के लिए ऊपर मैंने बताया था एल की वैल्यू कितनी है, 0। तो अगर एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, माइनस 0 2 प्लस 0, मतलब सिर्फ एक वैल्यू आएगी 0। एक वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल, मतलब एस सबशेल का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। अब एस सबशेल वो चाहे 1 का है, चाहे 2 का है, चाहे 3 का है, सभी के ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1। ठीक है, अब बात करते हैं पी सबशेल की। पी सबशेल के लिए बेटा एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू होगी -1 2 प्लस 1, मतलब एक होगी -1, एक होगी 0 और एक होगी +1। तो 3 वैल्यूज आई हैं, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल्स होती हैं पी सबशेल के अंदर। एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, 3। अब बात करते हैं बेटा डी सबशेल की। डी सबशेल की एल की वैल्यू कितनी होती है, 2, ऊपर बताया था मैंने। तो एम की वैल्यूज हो सकती है -2 2 प्लस 2, मतलब कितनी वैल्यूज होंगी, 5। अगर 5 वैल्यूज हैं तो इसका मतलब डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। क्लियर है बेटा। अब बात करते हैं एफ सबशेल की। अब एफ सबशेल की एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3। तो एम की वैल्यूज होंगी -3 से लेके +3 तक। तो टोटल वैल्यूज कितनी आई हैं, काउंट करोगे, 7 वैल्यूज हैं तो 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, तो ये आपने रिजल्ट याद रखना है। एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 1। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 3। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 5। एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 7। क्लियर है, इन 7 ऑर्बिटल्स की वैल्यू ये होती है। यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स की वैल्यू ये होती है और इन 3 ऑर्बिटल्स की वैल्यू जो है एम की ये होती है -1 0 +1। ठीक है, और एस का सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है और उसकी एम की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। क्लियर है, तो बेटा थर्ड क्वांटम नंबर में हमने क्या पढ़ा है कि एस सबशेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पहले 3 क्वांटम नंबर्स में जो जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उसको एक टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है n इज इक्वल टू 1, मतलब पहला शेल। पहले शेल के अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होते हैं, ओनली 1। उस सबशेल का नाम क्या होता है, एस सबशेल। ठीक है, और हमने उसको स्पेसिफिकली क्या नेम दे दिया, 1s, क्योंकि वो पहले शेल को बिलोंग करता था। ठीक है, सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है, उसमें 2 सबशेल्स होते हैं, एक एस सबशेल और एक पी सबशेल। ठीक है, एस सबशेल का हमने नाम दे दिया 2s और पी सबशेल का हमने नाम दे दिया 2p, क्योंकि वो सेकंड शेल को बिलोंग करते थे। इसी तरह थर्ड शेल के अंदर बेटा 3 सबशेल्स होते हैं, एस सबशेल, पी सबशेल और डी सबशेल। ठीक है, इनके नाम होते हैं 3s 3p और 3d। फोर्थ शेल के अंदर बेटा 4 सबशेल्स होते हैं, एस पी डी एफ। इनके नेम क्या क्या होते हैं बेटा, 4s इसका, 4p 4d 4f। ठीक है, अब इन सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स कितने कितने होते हैं वो हमने बताने हैं। ऑर्बिटल्स को बेटा हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे बॉक्स से। ठीक है, 1 बॉक्स मीन्स 1 ऑर्बिटल। ठीक है, और नीचे मैंने आपको बताया है एस के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 5। और एफ के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। एस सबशेल चाहे जिस मर्जी का है, ठीक है, उसके अंदर हमेशा एक ऑर्बिटल होगा। पी के 3 होंगे, डी के 5 होंगे और एफ के कितने होंगे बेटा, 7। ठीक है, तो हम यहाँ शो करते हैं, ये है 1s सबशेल, इसका एक ऑर्बिटल होगा, इस ऑर्बिटल का नाम क्या है बेटा, 1s।
1s सबशेल का जो ऑर्बिटल होगा उसका नेम भी क्या हमने रख दिया 1s, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये दो सबशेल्स हैं, s सबशेल का तो एक ऑर्बिटल है तो एक बॉक्स बनाया, p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 3 बॉक्स बना दिए, ठीक है। इनके नेम क्या क्या होंगे, 2s का ऑर्बिटल का नाम तो 2s रख दिया, 2p के बेटा 3 ऑर्बिटल्स हैं तो तीनों को तो 2p कह नहीं सकते, इनको अलग बनाने के लिए एक का नाम रख दिया 2px, एक का 2py और एक का 2pz, ठीक है। और साथ में ये ओरिएंटेशन भी बता रहे हैं इन ऑर्बिटल्स की, 2px की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स x एक्सिस, इसकी टुवर्ड्स y एक्सिस और इसकी क्या होगी टुवर्ड्स z एक्सिस। 2p के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनके नेम है बेटा 2px, 2py और 2pz, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड शेल के सबशेल्स की। 3s सबशेल का एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है, 3s, ठीक है। 3p के 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 3px, 3py, 3pz। और 3d सबशेल के बेटा हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि d के हमेशा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं, 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx² और 3dz²। क्लियर है। अब n की वैल्यू 4 की बात करते हैं, इसके हमारे पास 4 सबशेल्स हैं, ठीक है। वो सबशेल्स कौन कौन से थे बेटा, मैं यहाँ पर नाम दोबारा लिख देता हूँ, 4s, 4p, 4d और 4f, ठीक है। 4s का बेटा एक ही ऑर्बिटल होगा क्योंकि s सबशेल का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, 4p के 3 होंगे, 4d के 5 होंगे और 4f के क्या होंगे 7, ठीक है। 4p के जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे उनका नेम होगा बेटा 4px, 4py, 4pz। 4d के जो 5 ऑर्बिटल्स होंगे उनका नेम क्या होगा 4dxy, 4dyz, 4dxz, 4dx² - y², 4dz²। इसी तरह हमारे पास 4f के भी बेटा क्या है 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर है बेटा। शेल्स के अंदर क्या है, सबशेल्स हैं, सबशेल्स के अंदर क्या है ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्बिटल्स। क्लियर है बेटा। ये पहले 3 क्वांटम नंबर आपको अच्छे से आने चाहिए बेटा। हम 2 इंपॉर्टेंट टेबल और कर रहे हैं, ठीक है। अगर L की वैल्यू 0 होती है तो वो कौन सा सबशेल होता है, S, ठीक है। और S सबशेल के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 1। अगर L की वैल्यू 1 होती है तो सबशेल कौन सा होता है P और उसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3, ठीक है। अगर L की वैल्यू 2 होती है तो वो D सबशेल होता है और उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बेटा 5। अगर L की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब F सबशेल है वो और उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट होंगे बेटा 7। क्लियर है बेटा। अब मैंने बताया था कि P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, बता रखा है। P सबशेल के बेटा 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, px, py, pz। P सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो M की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी -L2 + L, मतलब -1, 0, +1, ठीक है। अभी 3 वैल्यूज हैं, अब 3 वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग 3 ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि जितनी M की वैल्यूज आती हैं उतने क्या होते हैं ऑर्बिटल्स। अब किस ऑर्बिटल को कौन सी M की वैल्यू देनी है उसके लिए हमने कन्वेंशन बना रखी है, ठीक है। pz को हमेशा M की वैल्यू क्या दी जाती है बेटा 0, px को बेटा M की वैल्यू क्या दी जाती है +1 और py को M की वैल्यू क्या दी जाती है बेटा हमेशा -1, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसी तरह अगर हम D सबशेल लेते हैं, D सबशेल के हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz², ठीक है। D सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है 2 होती है और M की वैल्यू होती है -L2 + 2, ठीक है, मतलब 5 वैल्यूज होंगी -2 से लेके +2 तक। क्लियर है। अब ये 5 वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग 5 ऑर्बिटल्स हैं, किस ऑर्बिटल को कौन सी M की वैल्यू देनी है, देखो dz² को M की वैल्यू हमेशा क्या देनी है बेटा 0, dxy को देनी है -2, dyz को देनी है -1, dxz को देनी है +1, dx² - y² को देनी है बेटा +2। क्लियर है बेटा। D के 5 ऑर्बिटल को कौन कौन सी वैल्यूज देनी है तो आपने ये टेबल अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। P के 3 ऑर्बिटल्स को कौन कौन सी वैल्यू देनी है ये आपने इस टेबल से पढ़ लेना है। क्लियर है बेटा। pz को हमेशा M की वैल्यू 0 दी जाती है, इसी तरह dz² को M की वैल्यू क्या दी जाती है बेटा 0। क्लियर है। डिफरेंट P और D ऑर्बिटल्स की M की वैल्यू क्या क्या है, इसके लिए आप ये टेबल क्या है वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अब बेटा हम लास्ट क्वांटम नंबर पे चल रहे हैं, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। 4th क्वांटम नंबर है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल x, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो मूव कर ही रहा है, साथ साथ वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है या स्पिन कर रहा है। अब उसकी स्पिनिंग डायरेक्शन क्या है वो कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर।
अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है उसकी एस की वैल्यू क्या ली जाएगी, +1/2। ठीक है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है उसकी एस की वैल्यू क्या ली जाएगी बेटा, -1/2। समझ गए, क्लॉकवाइज स्पिनिंग के लिए एस की वैल्यू +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग के लिए एस की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, -1/2। ठीक है, आगे हम एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वो हम यहाँ पर एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो पढ़ते हैं, एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को हम इस बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, और उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए बेटा, अपोजिट। ठीक है, ये ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक विद अपवर्ड स्पिन और एक है विद डाउनवर्ड स्पिन। क्लियर है, और आपको पता है m की जितनी वैल्यूज होती हैं उतने ही क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। ठीक है, सपोज करते हैं m की सिर्फ एक वैल्यू है, तो एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा और उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अपोजिट स्पिन के। तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ m, ठीक है, ईच वैल्यू ऑफ m s की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 2, +1/2 और -1/2। इस लाइन का मतलब समझे, अगर m की एक वैल्यू है एक ऑर्बिटल तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अपोजिट स्पिन की। ठीक है, अपोजिट स्पिन के, तो एक की वैल्यू क्या होगी, +1/2, एक की क्या होगी, -1/2। तो हम ये बता सकते हैं कि हर एक m की वैल्यू के लिए s की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, एक हो सकती है +1/2 और एक हो सकती है -1/2। क्लियर है, जितनी m की वैल्यूज होंगी उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर डबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक होगा अपवर्ड स्पिन का, एक होगा डाउनवर्ड स्पिन का। क्लियर है, इट मीन्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ m s कैन हैव 2 वैल्यूज, +1/2 एंड -1/2। क्लियर है, ये है बेटा ऑल अबाउट 4 क्वांटम नंबर्स। अब हम इन क्वांटम नंबर से रिलेटेड वेरियस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार आप इनको बुक से भी स्टडी कर सकते हो। क्लियर है, अगर कोई आपको डाउट रहता है फिर भी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और यू कैन कॉल मी। ठीक है।